हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आपको मैंने जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो उनकी एक सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो आज आप लोग यहाँ से देखेंगे जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ इसी चैनल पर, और हिंदी मीडियम के लिए आज मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलिए तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जुड़ जाएं। अब यहाँ से आप देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो कि अर्धपारगम झिल्ली, कौन सी अर्धपारगम झिल्ली में से आर पार जा सकते हैं केवल किसके अणु। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के जा सकते हैं, संकर आयन या फिर रंगीन आयन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो झिल्लियां होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है पारगम झिल्ली, एक होती है अपारगम झिल्ली और एक होती है प्यारे बच्चों अर्धपारगम झिल्ली। तो ध्यान रखना है आप सभी को, अर्धपारगम झिल्ली में से केवल और केवल विलायक के कण आर पार आ जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा जो विलयन होता है, तो विलयन आप लोग जानते हो विलयन हमारा किस किस से मिलकर बना होता है। विलयन हमारा विलेय और विलायक, किससे? विलेय और विलायक से मिलकर हमारा विलयन बनता है। तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार जा सकते हैं उसे बोलते हैं पारगम झिल्ली। जिनमें से दोनों के कण आर पार नहीं जा सकते उसे बोलते हैं अपारगम झिल्ली, और जिसमें से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली आप ध्यान रखना दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है अर्धपारगम झिल्ली में से केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो अर्धपारगम झिल्ली होती है यह रासायनिक रूप से किसकी बनी होती है। तो ये ध्यान रखना कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉपर फेरोसाइनाइड। तो रासायनिक रूप से जो अर्धपारगम झिल्ली होती है स्टूडेंट्स वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनका सांद्रता समान होती है, क्वथनांक समान होता है, परासरण दाब समान होता है या फिर हिमांक समान होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है परासरण दाब समान होता है। आपको ध्यान रखना है आपके पास दो विलयन है, अगर ऐसे दो विलयन है जिनका परासरण दाब समान होगा तो उन्हें हम बोलते हैं समपराशरी विलयन। यदि एक जो ध्यान रखना कोशिका द्रव्य के जो विलयन है उससे हम तुलना करते हैं तो उससे यदि मान लीजिए इसका सांद्रता कम होती है तो उसे हम बोलते हैं अल्प पराशरी, और यदि उससे सांद्रता अधिक होती है तो बच्चों हम उसे बोलते हैं अति पराशरी विलयन। लेकिन जब दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो इसे हम बोलेंगे समपराशरी विलयन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन है यार इसको हमें पूरा सॉल्व करके देखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप इसको ज्ञात क्या करना है आपको? मूल अंश। यहाँ से क्या ज्ञात करना है? मूल अंश ज्ञात करेंगे। फार्मूला आप इसमें पुटअप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आएगा 0.0196। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है यहाँ से, यदि निम्न विलयनों के, ये सारे विलयन दिए हैं, निम्न विलयनों के एक मोलर विलयनों के परासरण दाबों का मापन किया जाता है तो कौन सा अधिकतम परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा NH4 का होल ट्राइस PO4 विलयन। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, निम्न में से किसमें हिमांक में अवनमन सबसे अधिक होता है। ये पूरे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में अभी आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 0.1 मोल किलोग्राम, है ना। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीतल क्या है? ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है या फिर ये सभी है। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो पीतल जो होता है वो हमारा ठोस विलयन होता है। आपको मालूम है कॉपर जिसका की परमाणु क्रमांक 29 है, और Zn मतलब जिंक जिसका की परमाणु क्रमांक कितना होता है 30। तो कॉपर का 29 होता है, जिंक का होता है 30। ये दोनों ही ठोस धातु होती हैं। दोनों को मिलाने से जो एक मिश्र धातु बनती है जिसे हम पीतल बोलते हैं। तो पीतल क्या हो जाएगा बच्चों? पीतल हो जाएगा ठोस विलयन। ओके, चलिए अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं आपको इसको भी चैनल पे सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है मोलरता, लेकिन यदि इसकी जगह यहाँ पर लिखा होगा मोललता, क्या लिखा रहता है? मोललता, तब भी आपका राइट आंसर होता है 55.6। तो इसका ए वाला जो है बच्चों वो राइट आंसर है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो शुद्ध जल की मोलरता और मोललता दोनों ही कितनी होती है? 55.6। ओके, हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है अणु संख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो अणु संख्यक की परिभाषा ये होती है विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या उसके नाम से पता चल रहा है, और ये किसके गुण हैं? विलयनों के हैं।
तो विलयनों के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करेंगे? अणुओं की संख्या पर। अब यहां से आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए, सी, वी या डी। आपको ये बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो विलयन में विलय के कणों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अभी आपको मैं पहले वाले क्वेश्चन में इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर बताया था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ से बच्चों? रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली किस रूप से? रासायनिक रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? कॉपर फेरोसाइनाइड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको आपको पूरा समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, किसी द्रव में आवासशील विलय घोलने पर कम होता है। देखिए आवासशील विलय जब घोलेंगे तो कम क्या होगा आपको बताना है, हिमांक, परासरण दाब, क्वथनांक या फिर आयतन। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक। ध्यान रखना आपको, किसी भी द्रव में आवासशील विलय घोलेंगे। देखिए ध्यान से रखना आप, हम कभी कर एक बीकर ये है, एक दूसरा ये है, इन दोनों में हमने वैद्युत अपघट्य या कोई सा भी विलयन यहाँ से ले लिया। एक हमारा हो गया यहाँ से ए और एक हुआ हमारा बी। दोनों में हमने शुद्ध जल लिया है तो ये हमारा भी विलायक है। क्या हो जाएगा? विलायक। अब मान लीजिए इसका ए वाले का अगर हमारा जो जल भरा हुआ है और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है एक उदाहरण के रूप में, और ये जो बी है, इस बी वाले में अगर हमने आवासशील विलय और मिला दिया तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका हिमांक ज्यादा होगा और इसका हिमांक फिर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें हिमांक आपको ध्यान रखना है कम हो जाता है। तो क्वथनांक तो बढ़ रहा है क्योंकि इसकी वाष्प कम बनेगी। अब क्यों? इसमें विलय शामिल हो गए हैं, और जब विलय शामिल हो जाती है तो इसका हिमांक जो है बच्चों वो कम हो जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया? तो ये हेनरी ने दिया था। आपको ध्यान रखना है सन 1801 में, है ना? कब दिया था? 1801 में दिया था। और गैसों की द्रव्य विलेयता पर, अब ये ध्यान रखना, गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को, किसको बच्चों? प्रेशर, दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए इन्होंने, हेनरी ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इज द, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो अणु संख्या गुणधर्म आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चार होते हैं। पहला होता है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है परासरण दाब। तो यहाँ से बाष्प दाब जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बाष्प दाब आपको ध्यान रखना है यह अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। पूरा क्या होता है? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये पूरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। हाँ, जो 15वां क्वेश्चन है, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो परासरण दाब जो ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये पाई है। पाई बराबर क्या है यहाँ पे? एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा? वी। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ से आप लोग कि पाई वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एन आर टी। ये भी क्या होता है? परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की हम बात करेंगे। आईएमपी क्वेश्चन है सारे। 16 नंबर है कि निम्न में से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन नहीं दर्शाएगा? तीन इसमें ऐसे हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन हमने पढ़े थे, आपको मालूम है दो प्रकार के, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और एक आपने पढ़ा था ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो हमें यहाँ से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता ऐसा यहाँ से हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये जो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म है ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, धनात्मक नहीं दर्शाता। क्लियर हो रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के साथ विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्यों? ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से परासरण की क्रिया होगी, आपको ध्यान रखना क्या होगा? यहाँ से परासरण की क्रिया होगी, तो परासरण आपको एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है। अब देखो, कच्चे आम को नमक के साथ विलयन में जब सिकुड़ेगा, कौन सिकुड़ेगा? यहाँ से कच्चे आम, तो आम के अंदर जो विलयन होगा वो बाहर निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? डी। परासरण की क्रिया के कारण क्या होता है? ये जल खो देता है, इसका जल जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 18 अभी नहीं करेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में, अब यहाँ से कंडीशन हैं, तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है, तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है, उतना ही होता है जितना तनु विलयन होता है, या तनु विलयन के परासरण दाब की तुलना नहीं की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इज द वी। तनु विलयन का परासरण दाब कैसा होता है? निम्न होता है। ओके,
और लास्ट हमारा क्वेश्चन है KCl, NaCl और K2SO4 के बांठा कारक के मान क्रमशः कितने हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होता है स्टूडेंट्स 2, 2 एंड 3। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब लगभग 5 और 6 हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, खालिस्तान है, हम उनको और देखेंगे। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखिए 1 लीटर विलियन यहाँ से आया है, जब 1 लीटर विलियन यहाँ से आ जाएगा, आपको ध्यान रखना 1 लीटर विलियन, या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पे आ जाता 1000 ml, क्या जाता है 1000 ml। और अगर ml आता है और 1000 आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलरता। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोलरता। क्लियर। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया सेकंड क्वेश्चन से। ये क्या है? 1000 ग्राम विलायक में, किसमें? 1000 ग्राम विलायक। यहाँ पे देखो 1 लीटर विलियन है, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 ml विलियन, लेकिन यहाँ पर ग्राम है, आपको जी दिख रही है, यहाँ पर क्या है ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में विद्यमान विलेय के जो मोलों की संख्या है, सेकंड वाला। अब इसका हो जाएगा आंसर मोललता, मोललिटी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा मोललता, जबकि पहले वाले का आंसर क्या था? मोलरता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन का खालिस्तान बासदाब अवनमन विलेय के मूल खालिस्तान के बराबर होता है। तो ये पूरा राउल्ट का नियम है। क्या है ये? राउल्ट का नियम। अब यहां से देखना, राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन का आपेक्षिक बासदाब, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपेक्षिक। क्या जाएगा इसमें? आपेक्षिक बासदाब अवनमन विलेय के मूल। अब यहां से क्या आ जाएगा? तो इसमें जाएगा मूल प्रभाज या मूल अंश। क्या आ जाएगा इसमें? इसमें मूल प्रभाज भी आ जाएगा या मूल अंश, दोनों ही एक होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मोल फ्रिक्शन। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन अच्छे हैं, यदि हम जो चीजें पढ़ लेते हैं वो हमें फिर सरल लगने लगती हैं। विलियन का परासरण दाब एक खालिस्तान गुण है, तो हम जानते हैं, हमने 4 प्रकार के क्या पढ़े हैं? अणु संख्या गुणधर्म। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? यह एक अणु संख्या गुणधर्म होता है। कैसा हो जाएगा? यह अणु संख्या गुणधर्म। ओके, अगला है जल की मोलरता क्या होती है? अभी आपको बताया था जल की मोलरता और मोललता दोनों में का ध्यान रखना है कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55.6। कहीं कहीं पर आपको 55.5 लिखा हुआ मिलेगा, तब भी ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखेंगे आप लोग कि जल की मोलरता हो चुका है। फिर है किसी गैस की द्रव्य विलेयता, ये भी हम लोग अभी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। किसी गैस की द्रव्य विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हेनरी के नियम के द्वारा। किसके नियम के द्वारा? इसका राइट आंसर है हेनरी के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। दोनों चीज अभी ये बताई हमने आपको, हल्का सा हिंट किया था मैंने, है ना, जब समपरासरी हम लोग पढ़ रहे थे, या जब हमने पढ़ा था कि वो सिकुड़ जाता है या फूल जाते हैं कोई भी चीज। वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के परासरण दाब से कैसा होता है? अधिक होता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अति परासरी विलयन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे अति परासरी विलयन। और लास्ट है वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है। देखो यहाँ पर क्या था? अधिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। तो ये अति था, कैसा था? ये अल्प अति परासरी विलयन था, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा अल्प परासरी। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा अल्प परासरी विलयन। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के क्वेश्चन थे, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ से लाता रहूंगा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।